अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस। इस चीज़ की न्यूज़ कॉन्स्टेंटली मौजूद है कि इसराइल को पाकिस्तान की मीडिएशन एफर्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं है और स्विट्ज़रलैंड में होने वाली मीडिएशन एफर्ट्स को इसराइल किसी तरीके से ख़राब कर सकता है। लेकिन कल मारियो नौफल के एक लाइव स्ट्रीम पॉडकास्ट के अंदर जर्नलिस्ट पेपे एस्कोबार ने ये कंफर्म किया है कि पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मोसाद की इंफॉर्मेशन इंटरसेप्ट की, जो कि नेतन्याहू की डायरेक्ट सुपरविजन के अंदर प्लान की जा रही थी और इस प्लान के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी डेलीगेशन को एलिमिनेट किया जाएगा। एज अ रिस्पॉन्स पाकिस्तान ने इंटरमीडियरीज के थ्रू, जो कि इस केस में लाइकली ओमान बताया जा रहा है, जो मैसेज डिलीवर किया है वो ये कि अगर इस किस्म का कुछ भी करने की कोशिश की गई तो इसराइल को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाएगा। And we have Is that what you told me offline or separate? No. This is separate, Mario. This is separate. Okay. So I prefer that About the one Larry breaks that. Yeah. Perfect. Okay. And the one you told me about offline, just before we started, I'm not sure if I can mention it here, about the Israeli-Pakistani friction, the threat. You mean the threat against Asim Munir? Yes, that was confirmed. Yeah. And also the wiping out of Pakistan. Not sure you, unless I misheard earlier. Did someone say they want to wipe Pakistan off the map? No, it was the opposite, Mario. Basically, the short story is Pakistani military intel, they intercepted ultra credible information that the Mossad was preparing under orders by Netanyahu an assassination attempt against Asim Munir and maybe the rest of the Pakistani delegation going to Switzerland. So the Pakistanis sent a direct message via the usual intermediaries. I would bet it would be Oman in this case, directly to Israel saying, if you touch our delegation, we're going to wipe you off the map. Period. I'm quoting. This is what our source told. Who said that? Who said that the wiping off the map? The Pakistani is that the Pakistani military intelligence, high up. और इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन जो है सिर्फ पेपे एस्कोबार की जानिब से नहीं दी गई है। इनफैक्ट कुछ घंटे बाद मारियो नौफल के एक और लाइव पॉडकास्ट के अंदर लैरी जॉनसन, जो कि फॉर्मर CIA के इंटेल एनालिस्ट हैं, उनकी जानिब से भी यही सेंटिमेंट, इन्हीं चीज़ों का इजहार किया गया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से जो मीडिएशन एफर्ट्स की जा रही हैं US ईरान जंगबंदी के हवाले से, इसराइल की जानिब से वो बिल्कुल भी पसंद नहीं की जा रही। इसराइल की पूरी कोशिश है कि मीडिएशन एफर्ट्स फेल हो जाएं और इसके लातादाद एविडेंस हमें देखने को मिले हैं। सो मच सो कि इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और JD वैंस भी इसराइल को अब आहिस्ता आहिस्ता इसराइल के एक्शंस पे किसी हद तक तनकीद कर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कि अमेरिका की वाकई में पॉलिसी शिफ्ट है या ये चीज़ अभी इस वजह से की जा रही है कि अमेरिका में इस वक्त इसराइल के ख़िलाफ़ एक सेंटिमेंट आम पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा फैल रहा है और आम पब्लिक का भी यही ओपिनियन है कि इसराइल हमेशा की तरह अपनी जंग में अमेरिका को शामिल कर रहा है और नतीजतन US जो है इस मौके पे अपना मकाम, अपने सुपर पावर का स्टेटस जो है वो बुरी तरह से खो रहा है। तो इस वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग है वो 50% से भी कई ज़्यादा नीचे गिर चुकी है और US में मिड टर्म इलेक्शन जो है जल्द ही होने वाले हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि ये उन रेटिंग्स को वापस बढ़ाने के लिए ये सेंटिमेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है या ये एक कंप्लीट पॉलिसी शिफ्ट है जो कि हमें आगे भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इसराइल को जो पाकिस्तान की मीडिएशन एफर्ट्स पसंद नहीं आ रही, इसका एविडेंस सिर्फ ये मोसाद का एक्टिविटी प्लान नहीं है। ओवरऑल हमें पब्लिक के अंदर भी ये सेंटिमेंट देखने को मिला है और रिसेंटली हमने इंडिया के अंदर इसराइली एम्बेसडर का भी बयान सुना है जिसके अंदर उनको पाकिस्तान एज अ मीडिएटर के तौर पर पसंद नहीं है। Well, we don't see Pakistan as part of this, same state of mind countries that we want to be part of this. They are not our friends. We don't see Pakistan as a positive negotiation. Of course, it depends on the Americans. Israel is not part of those negotiations, so it depends on them. We would like to see other countries stepping ahead and not a country like Pakistan or whatever. From our point of view, as long as this deal will lead for our two main targets being addressed, as I said, nuclear and ballistic and the proxies, we welcome any efforts. और इंटरेस्टिंगली अभी रिसेंटली ही बेन शपीरो, जो अमेरिका में एक तरह के इसराइली माउथपीस कहे जा सकते हैं, वो भी कल JD वैंस के व्हील ऑफ पाकिस्तान के कमेंट्स पे जो कि उन्होंने स्विट्ज़रलैंड के अंदर दिए थे उस पर खुश नहीं थे और इवन फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़ भी एक पूरा मोनोलॉग उनकी जानिब से कहा गया था।
तो दीज आर द सिचुएशन। अगेन हालात जो हैं ऑब्वियसली पूरी तरह से सही नहीं हैं और लेबनान की वजह से सिचुएशन हमेशा क्रिटिकल रहेगी। विल हैव टू सी कि इसराइल जो है इस हवाले से क्या कदम ले सकता है, और अगर उनकी जानिब से सीज़ फायर और मेमोरेंडम को ब्रीच किया जाता है तो उसके हवाले से फिर अमेरिका या दीगर ममालिक की जानिब से क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। इसी हफ्ते जून 20 से 22 के दरमियान में चाइना ने पहली बार अपने DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल का लाइव लॉन्च, उसकी फुटेज जो है वो पब्लिकली रिलीज़ की है। CCTV की जानिब से ब्रॉडकास्ट हुआ है और PLA की रॉकेट फोर्स ने 60th एनिवर्सरी के मौके पे इस DF-17 लॉन्च को पब्लिकली शो किया है। फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि रोड मोबाइल ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर जो हैं वो डेजर्ट टेरेन के अंदर मैन्यूवर कर रहे हैं और मल्टीपल लॉन्चर्स जो है साइमल्टेनियसली फायर किए जा रहे हैं। डू वेलोंग जो कि चाइना के मिलिट्री कमेंटेटर हैं, उन्होंने नोट किया है कि फील्ड ऑपरेशन जो हैं अब फिक्स्ड प्री सिलेक्शन एरियाज़ की बजाय बेसिक कॉम्बैट मोड बन गया है, तो ये मोबिलिटी और सर्वाइवेबिलिटी का सिग्नल कहा जा सकता है। हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कि DF-17 क्या है। तो DF-17 मिसाइल जो है एक 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसके बूस्टर पे DF-ZF हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मौजूद है। इसकी रेंज है वो 1800 से 2500 किलोमीटर के करीब है। मार्क प्लस यानी हाइपरसोनिक स्पीड, वेव राइडर एरोडायनामिक डिज़ाइन और ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों को कैरी करने की कैपेबिलिटी रखता है। DF-17 मिसाइल इतना स्पेशल क्यों कंसिडर किया जाता है, वो इस वजह से कि ये कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल से थोड़ा सा डिफरेंट है। कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो प्रिडिक्टेबल आर्क फॉलो करता है, जबकि DF-17 उसके मुकाबले में स्पेसिफिकली जो DF-ZF का वॉरहेड है वो बैलिस्टिक आर्क से बाहर निकल के हाइपरसोनिक ग्लाइड में ट्रांजिशन करता है अप्रॉक्सीमेटली 40 से 60 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे। फिर इसके अंदर लैटरली और वर्टिकली मैन्यूवर करने की एबिलिटी मौजूद है, तो इसके नतीजे में इसका इंटरसेप्ट पॉइंट जो है वो प्रिडिक्ट नहीं हो सकता क्योंकि मिसाइल खुद डिसाइड कर रही होती है कि कहाँ पे जाना है। तो उसके नतीजे में 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि DF-17 मिसाइल को फिर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बना देती है। एक इसकी ऑल्टीट्यूड की प्रॉब्लम कही जा सकती है, ये ऑल्टीट्यूड का एडवांटेज कहा जा सकता है कि 40 से 60 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे जो है ये इफेक्टिवली ग्लाइड कर सकता है। दूसरा ऑब्वियसली इसकी स्पीड जो है यानी मार्क 5 पे ट्रैवल यानी हाइपरसोनिक स्पीड पे ट्रैवल करना वो यकीनन आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। और तीसरा इसकी ट्रेजेक्टरी की अनप्रेडिक्टेबिलिटी, चूँकि इसका फाइनल इम्पैक्ट पॉइंट जो है वो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इस वजह से डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स को इसको इंटरसेप्ट करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने पास्ट में देखा है कि ऐसे बहुत से चांसेस नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से DF-17 मिसाइल के अंदर बहुत सीरियस इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। अब ऑब्वियसली जिस तरह का मिसाइल है तो डायरेक्ट उसकी सेल जो है शायद पाकिस्तान को नहीं की जाएगी। ऑब्वियसली इसके अंदर ITAR की रिस्ट्रिक्शंस भी आ जाती हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है कंसिडर करनी पड़ेंगी। बट होपफुली इस टेक्नोलॉजी को किसी तरीके से पाकिस्तान हासिल करेगा क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो है फ्यूचर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है।